हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के लिए केमिस्ट्री के अंतर्गत केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य के ऊपर बात कर रहे थे। हम रासायनिक साम्य के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे कि गैसीय निकायों में साम्य वगैरह अगर जो है कैसे निकाला जाता है, यानी कि केपी केसी क्या होता है। और इसी के साथ में हमने ये भी सीखा था कि जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, फिर आंशिक दाब कैसे निकाला जाता है पर्टिकुलर किसी गैस का। और उसके बाद हम बात कर रहे थे साम्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके ऊपर। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्न प्रकार थे। जैसे कि पहले हमने बात करी सांद्रता की। तो सांद्रता के अंतर्गत क्या होता है कि अगर हम क्रिया कारकों की सांद्रण में वृद्धि करें तो अग्र क्रिया होगी, और अगर हम उत्पाद की जो है सांद्रता में वृद्धि कर दें तो क्या होगा, अभिक्रिया पसच या प्रतीप अभिक्रिया होगी। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि ताप का जो है अभिक्रिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साम्य जो है ताप पर भी निर्भर करता है, और ताप पर निर्भर करने के लिए अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर ताप बढ़ाने पर साम्य प्रतीप दिशा में विस्थापित होता है, और ऐसी दिशा में फिर हमें क्या करना होगा, अगर हम ताप कम करेंगे तो अग्र दिशा में चलेगी, जो कि मैंने आपको लिखाया था, देख लीजिए। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतीप दिशा में चलेगी, ताप कम करने पर अग्र दिशा में। यानी आपको रिएक्शन अगर आगे ले जानी है तो आप ताप कम करो, अगर आपको पीछे ले जानी है तो ताप बढ़ाओ। ठीक है। फिर हमने सीखा था ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो तो क्या होगा। तो ऊष्माशोषी अगर होगी अभिक्रिया तो ताप में वृद्धि होगी तो अग्र दिशा में जाएगी, और अगर ताप में कमी करेंगे तो पश्च दिशा में आएगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अब थर्ड फैक्टर था हमारा दाब यानी प्रेशर, और आज हम बात करने वाले हैं प्रेशर से ही। अब मैं जो है थोड़ा सा पहले ही लिख करके लेके आया हूँ ताकि आपका लिखने में जो हमारा टाइम जाता है वो बच सके। तो दाब किस प्रकार से साम्य को प्रभावित करता है। साम्य पर दाब का प्रभाव मुख्यतः गैसीय अभिक्रियाओं में ही पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है, दाब का जो प्रभाव पड़ेगा वो उन्हीं अभिक्रियाओं में पड़ता है, मुख्यतः जो गैसीय अभिक्रियाएं होती है या गैसीय निकाय के अंदर जो अभिक्रिया है वहीं पर दाब का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और वह भी ऐसी गैसीय अभिक्रियाएं जिनके क्रियात्मक और उत्पाद यानी कि क्रिया कारक और जो उत्पाद है उनके अणुओं की संख्या में अंतर हो। यानी कहने का मतलब है कि क्रिया कारक और जो उत्पाद है उन दोनों के अणुओं की संख्या या जो मोलों की संख्या है वो अगर अलग अलग है, अंतर है, तब ही दाब का प्रभाव पड़ता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि दाब का प्रभाव सामान्यतः कौन सी अभिक्रियाओं पर, गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। अब गैसीय अभिक्रियाओं में भी वे गैसीय अभिक्रियाएं जिनके क्रिया कारक और उत्पाद के जो मोल है उनमें अंतर होगा, उनमें ज़्यादा अधिक में स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। अब इसमें तीन केस होंगे। एक बार हो सकता है क्रिया कारक ज़्यादा हो या क्रिया कारक में कमी करे, तब क्या होगा, एक बार उत्पाद वाला और एक बार बराबर वाला केस। पहला केस है यदि साम्य में क्रिया कारक से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में कमी होती है। साम्य के अंदर क्या होता है कि क्रिया कारक से उत्पाद बन रहे थे, अब क्रिया कारक के जो अणु हैं उनकी संख्या में कमी है, तो फिर दाब बढ़ाने पर साम्य जो है वो अग्र दिशा में बढ़ेगा। अगर क्रिया कारक में कमी है तो क्या होगा, साम्य जो है जैसे ही दाब बढ़ाएंगे अग्र दिशा में बढ़ेगा, और उत्पाद जो है फिर अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होंगे। जैसे देख लो अभिक्रियाएं, इसकी रिएक्शन दो है उदाहरण। एक है N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या बनाना, अमोनिया, और एक है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया। ठीक है। ये दो अभिक्रियाएं कैसी है, दाब से प्रभावित होती है। ठीक, इसमें दिख रहा है स्पष्ट, एक और इसके तीन, चार, तो यानी क्रिया कारक के जो मोल है वो क्या है, अधिक है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। यदि साम्य में क्रिया कारक से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो, यानी कि देखो पीछे क्या हुआ था, 4 से कितने बन रहे थे, 2,
इधर भी 3 से कितने बन रहे थे, 2। तो क्या हुई, क्रिया कारक से कमी आई ना, कमी आती है तब तो हमें क्या करना है, दाब बढ़ाएंगे, तब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर क्या हो कि आपके क्रिया कारक से जो उत्पाद बन रहे हैं तो वहाँ पर अगर अणुओं की संख्या में वृद्धि हो, यानी 2 से 4 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, 3 से 5 हो जाए, तब क्या होगा कि आप जैसे ही दाब बढ़ाओगे तो अभिक्रिया प्रतीप दिशा में बढ़ेगी, यानी फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बात समझ में आई? ठीक है, फिर देखिए, अतः ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पाद अधिक मात्रा में वृद्धि करने के लिए दाब जो है हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी अगर आपको देखो कोई रिएक्शन दे दी जिसके अंदर उत्पाद के अणुओं की संख्या ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, क्रिया कारक के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ज़्यादा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, अगर ज़्यादा है और आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो आप दाब को बढ़ाओगे या घटाओगे, या वॉल्यूम बढ़ाओगे या वॉल्यूम घटाओगे, इस प्रकार के 4 ऑप्शन दे दिए तो आप क्या करोगे, दाब को कम करेंगे। और अगर अणुओं की संख्या में कमी आ रही है तो दाब बढ़ाएंगे। समझ में आ गई बात? जैसे इसके भी 2 उदाहरण देख लो। एक है PCl5 से क्या क्या बन गया, PCl3 और Cl2। एक है N2O4 से क्या बन जाता है, 2NO2। समझ में आई बात? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमसे सही नहीं होते, उसका रीज़न एक ही है, हमने ध्यान से कोई चीज़ समझी ही नहीं होती है, इस वजह से तो हमें समझनी है। आगे देखिए नेक्स्ट, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक व उत्पाद के अणुओं की संख्या समान होती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऐसा हो सकता है ना भाई कि 2 क्रियाकारक हो और 2 ही उत्पाद बन रहे हो, तो अणुओं की संख्या समान भी हो सकती है। अब अगर अणुओं की संख्या समान है तो फिर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उदाहरण आगे है हमारे पास में, H2 + I2। तो 2 थे, 2 से 2 ही बने, देखो ये 1 और 1, 2 से कितने बन गए, 2। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होगा, अरे क्या हुआ यहाँ पर, दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो ये आपको कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कोई रिएक्शन दे दे और पूछ ले कि बताओ इसमें जो है दाब का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो कैसा पड़ेगा भाई, दाब बढ़ाने पर आगे जाएगी या दाब घटाने पर आगे जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। चलिए बात करते हैं उत्प्रेरक की, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके जो है नोट्स में भी ये आ जाए। इसका उदाहरण क्या है, H2 + I2, दिस गिव्स यू 2HI, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है कि उत्प्रेरक क्या काम करता है। ये उत्प्रेरक वाला कॉन्सेप्ट अभी के अभी सीख लेना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इस उत्प्रेरक के ऊपर जो है RMSSB बोर्ड की नज़र है। तो उत्प्रेरक होता क्या है, उत्प्रेरक एक प्रकार का कैटेलिस्ट है। अब सर ये क्या मजाक कर रहे हो यार, कैटेलिस्ट को तो हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। हाँ, तो कैटेलिस्ट कहें चाहे उत्प्रेरक कहें, ये एक ही बात है। उत्प्रेरक का मतलब आपको प्रेरित करे, आपको क्या करे, मोटिवेट करे। तो प्रेरक क्या करता है कि कोई भी रिएक्शन है, अब उस रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, गति को बढ़ा देता है। तो सर गति को बढ़ाएगा तो क्या जो है उधर हमारे इससे उसकी स्थिरांक पे या उसकी सांद्रताओं पे कोई फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। उत्प्रेरक केवल और केवल क्या करता है कि सपोज करिए मुझे, देखिए मैं यहाँ जो है एक अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। मैं यहाँ हूँ और मुझे B तक पहुँचना है, ठीक है। कहाँ पहुँचना है, B तक पहुँचना है। अब इसके 3 रास्ते हैं, आप C से D के माध्यम से, एक रास्ता ये, एक है ये रास्ता। देखो मैं रास्ते बना रहा हूँ अलग अलग
ताकि आपको समझ में आए कि उत्प्रेरक का मीनिंग क्या होता है। कई बार हमें यही नहीं पता होता उत्प्रेरक होता क्या है और हम बस पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आज आप अच्छे से फील लीजिएगा कि उत्प्रेरक होता क्या है। ये लीजिए, अभी रुकना, अभी ऐसे थोड़ी पहुंचाऊंगा। ये इधर आया, इधर आके यूं गया मैं, ठीक है, और एक में सीधा अटैक किया। अब देखो यहाँ मैंने जो है अलग अलग रास्ते बना दिए। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। सपोज करिए रिएक्शन जो है वो जा रही है एक वाले रास्ते से, तो टाइम लग रहा है मान लो 2 सेकेंड। ठीक है, ये T1 T2 भी कर सकता था, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये याद रखना पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए मैंने रख दिया 2 सेकेंड। अगर हम सेकेंड वाले रास्ते से जाते हैं तो 5 सेकेंड लगते हैं, और अगर हम थर्ड वाले रास्ते से जाते हैं तो 4 सेकेंड लगते हैं। तो जैसे ही आपने चौथा वाला रास्ता, जो कि एक उत्प्रेरक का रास्ता है, चौथा रास्ता जो है ये उत्प्रेरक के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ। किसके माध्यम से? उत्प्रेरक के माध्यम से, और ये मात्र 1 सेकेंड में पहुंचा देता है। बस ये फर्क है। समझ में आई बात? कि आप ए से बी तक तो जाओगे, लेकिन ये क्या करेगा कि आपकी स्पीड बढ़ा देगा, आपकी रिएक्शन के टाइम को कम कर देगा, आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप कम टाइम में भी ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखोगे, कंसंट्रेशन आ जाएगी आपके अंदर। वही बात यहाँ होती है कि ए से बी तक रिएक्शन जाती जरूर है, लेकिन वो अगर किसी और रास्ते से जा रही है धीरे धीरे, तो उत्प्रेरक आते ही उसको एक अलग नया रास्ता दे देगा। एक तरह से उसका ट्रैफिक जितना भी होगा उसको हटा देगा, वीआईपी गाड़ी में बिठाएगा और फास्टली उसको जो है पहुंचा देगा। तो उत्प्रेरक क्या हुआ? उत्प्रेरक एक ऐसा उचित बाह्य पदार्थ होता है जो सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, और यह क्रिया कारक से जो उत्पाद बनने की गति है उस अभिक्रिया की एक कम ऊर्जा वाला नया पाथ दे करके, एक नया पथ प्रदान करके क्या करता है? कम ऊर्जा वाले भाग से फास्टली उस अभिक्रिया को जो है पूरा कर देता है। ठीक है, लेकिन ये उत्प्रेरक केवल और केवल अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ही काम में नहीं आता, बल्कि यह जो है पश्च अभिक्रिया यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है। तो उत्प्रेरक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर काम करेगा तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी साम्य अवस्था जो है हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये अभी मैं लिखवाऊंगा। दूसरा, आपको ये बात याद रखनी है लेकिन कि उत्प्रेरक कोई भी हो, अभिक्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद की सांद्रता के ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? और तीसरी चीज, जब सांद्रता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसके जो साम्य स्थिरांक होते हैं जो मैं आपको पीछे लिखवा चुका हूं, Kc और Kp, उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेशन पर ही तो डिपेंड करते हैं। जब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उत्प्रेरक से, तो Kc Kp भी प्रभावित नहीं होते हैं। ये इसलिए बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम ये डायग्राम आप रखिएगा ताकि आपको समझ आएगा, और मैं आगे लिखवा देता हूं उत्प्रेरक की पूरी डिटेल। आप लिख लीजिए, उत्प्रेरक एक ऐसा उचित बाह्य पदार्थ है जो सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है
अब ये भाई कैसे प्रयुक्त किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, तो यह क्रियाकारक से उत्पाद बनने की अभिक्रिया, उत्पाद बनने की अभिक्रिया को एक कम ऊर्जा वाला, अब भाई यहाँ टाइम से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ ऊर्जाओं की बात होगी। रिएक्शन में तो किसकी बात करेंगे, एनर्जी की, और जहाँ कम एनर्जी लगेगी वहीं से होकर के ये जाएगा जल्दी, तो कम ऊर्जा वाला नया पथ प्रदान करता है। क्या करता है, एक नया अलग से ही मतलब उसको पथ दे देता है, एक तरह से यह एक पुल का काम कर देता है। परंतु यह कम ऊर्जा वाला पथ प्रतीप यानी कि बैकवर्ड प्रतीप अभिक्रियाओं के लिए भी उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा दे दे कि भाई उत्प्रेरक केवल क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम आता है, नहीं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी काम करता है। ठीक है, तो आप यहाँ एक स्टार पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं, अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं की गतियाँ समान रूप से प्रभावित, एक मिनट, प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात आपको इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये ऐसी कंफ्यूजिंग लाइन है जो पूछ ली जाती है लेकिन हमें पता ही नहीं होती है। तो अग्र और प्रतीप दोनों ही दिशाओं में ये और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं की गतियां समान रूप से इससे प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात एक तो आप याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे कि ये जो है इसकी सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कि क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है कि इससे कोई क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात आप याद रखेंगे कि उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जो उत्प्रेरक है वो साम्य स्थिरांक को भी प्रभावित नहीं करता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है,
अभी हम आगे पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक को भी प्रभावित करने वाले कारक कुछ होते हैं उनके बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, एक है सांद्रता, दूसरा है ताप, तीसरा है दाब और चौथा है उत्प्रेरक। ठीक है, तो कौन है, ताप, दाब और ताप, दाब और सांद्रता, और चौथा उत्प्रेरक। ठीक है, ये वो हैं जो साम्य को प्रभावित करेंगे, इक्विलिब्रियम को इफेक्टिव करेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप लिखेंगे साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो प्रभावित करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और उसमें भी सबसे पहले आएगा हमारा ताप। कौन, ताप, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन प्रभावित करता है, ताप। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्यतः जब भी आप ताप में चेंज करोगे यानी टेम्परेचर में परिवर्तन करोगे तो साम्य स्थिरांक का जो वैल्यू होगा वो भी बदलेगा। ठीक है, क्या होगा, वो भी बदलेगा। अब कब बदलेगा, और इसमें वही याद रखना है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे साम्य, देखो यहाँ लिख देंगे ताप में परिवर्तन से साम्य स्थिरांक का मान बदलता है। ठीक है, साम्य स्थिरांक का मान बदलता है ताप में परिवर्तन से। अब एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो पहले हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के ऊपर ताप का क्या प्रभाव रहता है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के ऊपर ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा रहे हो अगर आप, तो क्या होगा, स्थिरांक का मान जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक भी बढ़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है, साम्य स्थिरांक बढ़ेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, और ये क्वेश्चन तो मेरे को लग रहा है ऐसे क्वेश्चन भाई साहब पता नहीं आपके कितनी बार आए हैं, सेकंड ग्रेड तक के साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया है तो क्या होगा, ताप कम करने, ताप कम कर बढ़ाओगे आप, हाँ इधर भी बढ़ाने का केस लिखिए, ताप बढ़ाने पर इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो साम्य स्थिरांक है वो कम होगा। क्या होगा, साम्य स्थिरांक कम होगा। ठीक है, तो मतलब आपको याद रखना है ताप में परिवर्तन करोगे साम्य स्थिरांक का मान भी बदलेगा। अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाने पर साम्य स्थिरांक भी बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ताप बढ़ाओगे लेकिन साम्य स्थिरांक क्या होगा, कम होता जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे की जो है नेक्स्ट क्लास में उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के कुछ तरीके हम सीखेंगे। फिर अभिक्रियाओं का जो है स्टोइकियोमेट्री कैसे किया जाता है वो सीखेंगे, इनकी प्रकृति कैसे पता चलते हैं वो सीखेंगे, साम्य स्थिरांक के कुछ अनुप्रयोग है उनके बारे में सीखेंगे। मैंने आपको कहा है ना
मैं हर टॉपिक के 8 से 10 लेक्चर लूँगा और जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाएंगे। आप फिजिक्स की क्लास भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी मैंने यही करा है। पहले जो है एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा, फिर PYQ करे और उसके बाद में अब प्रैक्टिस सेशन के लिए भी उनकी क्लासेस चला रखी है फिजिक्स की। तो ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री में भी करनी हो तो केमिस्ट्री की क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दीजिए, तभी हमें जो है मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।